क्लास 9 NCERT सोशल साइंस के अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 5 स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE, यानी कि किस तरह स्टेट और सोसाइटी का उदय होता है लगभग 1000 ईसा के जन्म के अगली शताब्दी की बात कर रहे हैं। ईसा के जन्म के बाद लगभग 1000 वर्षों तक में किस तरह से स्टेट और सोसाइटी का जन्म होता है, समाज का कैसे जन्म होता है, कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है और कैसे समाज में सोसाइटी बनती है, कैसे कम्युनिटी बनती है। इन प्रीवियस चैप्टर बोला कि हम लोगों ने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे प्रारंभिक पूर्वजों की जो सभ्यता थी उसका उदय हुआ था। द जर्नी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर एंसेस्टर्स, बोला कैसे हमारे जो पूर्वज थे उनका जन्म हुआ था, कैसे उनमें सभ्यताओं का जन्म हुआ, कैसे वो सेटल होना शुरू हुए, कैसे वो कम्युनिटी बनाना शुरू किए और धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को सिविलाइजेशन में डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। पहले के चैप्टर में हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उन पूर्वजों का जन्म कैसे हुआ था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसके अंदर विकास हुआ, कैसे क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने धीरे धीरे पैलियोलिथिक में पत्थरों का इस्तेमाल करने से लेकर के आधुनिक युग में आग और चक्के तक का इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया था। ये इसके बारे में उन्होंने सिविलाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, खेती करनी स्टार्ट कर दी, रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने यह भी देखा है कि कैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का भी उदय हुआ और कैसे ब्रोंज एज, कैसे मतलब स्टोन एज से लेकर के हम लोगों ने कांस्य युगीन सभ्यता तक के उदय को वर्ल्ड देख लिया है। ना ही केवल इंडिया की बल्कि इंडिया के अलावा अलॉन्ग विथ अदर एज, मतलब कि इंडिया के सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ साथ दुनिया के विभिन्न सभ्यताओं का भी हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता, चाइनीज सभ्यता, हुआंगो रिवर सभ्यता आदि सभ्यताओं के बारे में भी हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेट अस नाउ स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि भारतीय उपमहादेश में पहली शताब्दी तक, फर्स्ट मिलेनियम, पहली सहस्त्र शताब्दी ईस्वी तक में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे उनके अंदर ऐतिहासिक विकास हुई, किस तरह से उनके अंदर डेवलपमेंट शुरू हुआ और कैसे स्टेट एंड सोसाइटी का जन्म हुआ था। कब तक? तो पहली मिलेनियम सोसाइटी तक, यानी कि पहले 1000 CE तक में, 1000 CE तक उनके बीच किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कैसे स्टेट और सोसाइटी बने, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने शुरू करेंगे। इस चैप्टर के खत्म होते तक हम लोग को नोटिस करेंगे कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और साथ ही साथ जो पीरियड ऑफ जो टाइम दिया गया था, यानी कि किस तरह से कालखंड को बांटा गया था, उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल अच्छी तरह से जानेंगे और हमारी जो सोच है वो और भी ज़्यादा विस्तृत होगी, डिटेल एंड द क्वालिटेटिव हो जाएगी, यानी कि गुणात्मक रूप से समृद्ध हो जाएगी, इनरिच हो जाएगी, गुणात्मक रूप से समृद्ध हो जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अब जितनी तरीके से हम लोग देखेंगे, हमारी जो सोचने की शक्ति है वो उतनी ही ज़्यादा स्पेशल विस्तृत होती चली जाएगी, हमारे सोच का दायरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा जितनी अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जिस तरह से पुराने समय में लोग पत्थरों का उपयोग करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, आज के समय में नई जनरेशन में 1000 CE तक लोगों में किस तरह से परिवर्तन हुए, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे क्रमबद्ध तरीके से ह्यूमन डेवलप करते हैं। और जितनी ज़्यादा डिटेल तरीके से हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे सोचने की शक्ति का विकास होगा। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग इसमें देखेंगे कि सेकेंड मिलेनियम BCE, यानी कि ईसा के 2000 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व
या जिसे हम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी हम कर सकते हैं। उस समय से भारत में लिटरेसी सोर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि भारत में लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, आसानी से पढ़ा भी गया है। और ऐसे सोर्स हमारी हिस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप करेंगे। और इन हिस्ट्री के सोर्स में सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे पुरानी सोर्स हिस्ट्री ऋग्वेद बिंग द एयरलिएस्ट बोलता है कि ऋग्वेद है, और ये सभी सोर्स में यानी कि सभी जो स्रोत है लिखित स्रोतों में सबसे पुराना स्रोत है। that supplement the archaeological evidence and provide the insight into the social political। बोल रहा है कि ये जो साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे जो पुरातात्विक साक्ष्य का पूरक है और अतीत और सामाजिक राजनीतिक संस्कृति और नैतिक आयामों की जानकारी प्रदान करेगा। बोल रहा है ये जो सोर्स मिलेंगे वह समाज में राजनीतिक कल्चर यानी कि उनके जो ट्रेडिशन थे, उनके जो मोरल डिमेंशन थी यानी कि उनकी जो सोच थी, नैतिक आयाम थे, उनके बारे में डिटेल जानकारी हमें देगा कि कैसे इस जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जैसे ऋग्वेद के समय में लोगों का रहना होता था, कैसे ऋग्वेद में लोग क्या सोचते थे, किस तरह से पूजा करते थे, इन सब के बारे में लिखित प्रूफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो लिखित मिलने के कारण हम उसे और भी डिटेल जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएगी। As a result, we gain insight into the social and political realities, ideas, ideologies, institution and the practices this period। बोल रहे हैं इसके वास्तविक कारण, इसके परिणाम स्वरूप जब हमें इतनी सारी जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएगी, जब हमारे पास प्रूफ मिलने शुरू हो जाएंगे, रिटन प्रूफ मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप जब हम इन प्रूफों को देखेंगे तो हमें जो कालखंड है यानी कह सकते हैं जो कालखंड में जो हिस्ट्री को इन कालखंडों में बांटा गया है, उन कालखंडों में विभिन्न स्तरों पर सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं का पता चलेगा। लोग कैसे सोचते थे पहले के समय में, और उसके बाद जब पुराने साक्ष्य मिलने शुरू हो गए, लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए, उस समय से लेकर के आज की स्थिति में यानी कि अभी जो हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, इस समय में लोगों की सोच में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसे सोचना समझना देखना काफ़ी आसान हो जाएगा। हम कंपेयर कर सकते हैं पुराने आइडियोलॉजी के साथ साथ नए आइडियोलॉजी को और देख सकते हैं कि कितने परिवर्तन हमारी जो आज के समय और पुराने समय में हमारे सोसाइटी में कितनी ज़्यादा परिवर्तन, कितने ज़्यादा चेंजिंग हुए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने के लिए वी विल बिगिन विद द सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले साहित्यिक स्रोत और वर्णित सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य की शुरुआत करेंगे। यानी कि इस कह सकते हैं कि जब हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए तो उसमें साहित्यिक स्रोत में किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए गए हैं, कैसे सामाजिक और राजनीतिक फेरबदल किए गए थे, पहले उन्हें समझेंगे। उसके बाद जो लिटरेसी सोर्स मिले हैं और लिटरेसी सोर्स पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद वंश आधारित सामाजिक संगठन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसमें जन या कुल की संगठनाओं को, जन और कुल के संगठन के, और किस तरह से जन और कुल में शासन प्रणाली की जाती थी, जन और कुल में किस प्रकार से शासन किया जाता था, पुराने ज़माने में किस तरह की राजनीति हुआ करती थी, एर्लियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, यानी कि पुराने ज़माने की राजनीति के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने शुरू करेंगे। सबसे पहले रिटेन सोर्स को हम देखेंगे, उसके बाद राजाओं महाराजाओं, उसके बाद जन और कुल को देखेंगे, उसके बाद राजाओं के ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, किस तरह से राजाओं का उदय हुआ था। इन सब को के बारे में इस चैप्टर में हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद देर आफ्टर उसके बाद हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बिगर सोसाइटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे छोटे छोटे स्तरों से बड़ी बड़ी सोसाइटी का निर्माण हुआ, कैसे बड़े बड़े टेरिटरीज का निर्माण हुआ, जिसे हम जनपद और महाजनपद कहते थे। पहले छोटे स्तर पर जन और कुल का उदय देखा जाएगा, उसके बाद जनपद और महाजनपद के उदय को देखेंगे। उसके बाद और भी बड़े स्तर पर जो इम्पेरियर्स बने, जो राजाओं का जो संगठन बना, राजाओं की जो एरिया हुआ जहाँ पर राजाओं का विकास हुआ था, या राजा के अंदर में जो बड़े बड़े क्षेत्र कवर किए गए, जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मौर्य और गुप्त साम्राज्य जिनका विकास नॉर्दर्न इंडिया के सेक्टर में हुआ था,
पहले मौर्यन आए थे, बाद में गुप्त, कई वर्षों के बाद फिर गुप्त का शासन चला था। और वहीं साउदर्न इंडिया में साउदर्न इंडिया में चोल राजाओं के द्वारा किस तरह से शासन किया गया, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, वी विल ऑल्सो एग्जामिन द एलिमेंट द continuity, particularly the political idea of a pan India monarch system। बोल रहा है मोनार्च सिस्टम यानी कि जो राजशाही तंत्र था उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो सम्राट हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, जो मोनार्क सिस्टम जो हुआ करता था, या जिसे हम राजशाही तंत्र कहते हैं, उनके अंदर भारत में किस तरह की व्यवस्था की गई थी, उनके अंदर कौन कौन से रिचुअल प्रैक्टिस किए गए थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, यंजना, और साथ ही साथ चक्रवर्ती सम्राट का जो कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो अश्वमेध यज्ञ और चक्रवर्ती सम्राट के जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे राजा इसे मानते थे, अश्वमेध यज्ञ कैसे कराते थे, कब राजा अपने आप को चक्रवर्ती या सम्राट घोषित करते थे, महाधिराज घोषित किया जाता था, यानी कि कुछ राजाओं ने अपना नाम या कुछ स्पेशल एरिया पर ज़्यादा कब्जा करने के कारण उन्होंने अपना नाम परिवर्तित कराया था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, या इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ धर्म के अस्थायी सामाजिक और नैतिक सिद्धांत की भी व्याख्या इस चैप्टर में की गई है कि धर्म किसे कहते थे, धर्म की जो नैतिक सिद्धांत थे, जो इथिक्स हुआ करते थे, सोशल इथिक्स हुआ करते थे, उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग देखना शुरू करेंगे। इस टाइम पीरियड को देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह से टाइम पीरियड में भारत में विभिन्न समय में कि भारत की उत्पत्ति हुई, कैसे एंसेस्टर से हम लोग न्यू मॉडर्न एज की तरफ चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे। सबसे पहले बात आता है कैल्कोलिथिक एज की। तो कैल्कोलिथिक एज हुआ, ये इसके पहले की जो बात करते हैं तो इसके पीछे पैलियोलिथिक या जिसे हम पाषाण युग काल भी कहा जाता था, जिसमें पाषाण युग काल को 3 भागों में बांटा गया था। पाषाण युग काल को 3 भागों में बांटा गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक के बाद यहाँ पर कैल्कोलिथिक एज की शुरुआत हो जाती है। कैल्कोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम मेटेलिक एज भी कहते हैं। तो सबसे पहले किन बेस्ड की सिद्धांत था, सप्त सैंधव, यानी कि कह सकते हो कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यताएं हुई थी, सभ्यताओं का जो विकास हुआ था, वैदिक सभ्यताओं का जो विकास हुआ था, उसकी बात करी है। और ये सभ्यताएं जन और संघ के नाम पे चलती थी, कुन के नाम पे चलती थी, यानी कि छोटी छोटी सभ्यताओं, छोटी छोटी ग्रामीण सभ्यताओं का उदय इस समय में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मेगालिथिक, जिसमें आयरन युग की शुरुआत हो गई थी। इसके पहले जनपद, जन और कुल का समय था, यहाँ पर हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मेगालिथिक आयरन एज की शुरुआत हो गई, और इसी समय टाइम पीरियड के बाद आप देख रहे होंगे कि PGW यानी कि मित्र भांड, घड़े वगैरह मिलने शुरू हो गए, जिसपे काले और लाल रंग की स्याही की पेंटिंग की जाती थी। या कह सकते हो कि इस समय जो साक्ष्य मिले उसमें कई जगहों पर ऐसे साक्ष्य मिले थे जिसमें बर्तनों पर या इक्विपमेंट पर पेंटिंग के साक्ष्य दिखते थे, यानी कि बर्तनों पर पेंट किया जाता था, उनके कलर किया जाता था, कलर करके उन्हें और भी आकर्षक बनाया जाता था, उनमें कुछ पहचान दिए जाते थे। और इसी समय को PGW आयरन एज के नाम से जाना गया। उसके बाद करीब 8000 BCE, यानी कि आप कह सकते हो कि ईसा के जन्म के 800 वर्ष पहले, ईसा के जन्म के 800 वर्ष पहले महाजनपद काल का उदय हो गया था। जनपद और महाजनपद काल का उदय हो गया था। भारत में करीब 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसके बारे में हम लोग और पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। भारत में 16 प्रमुख महाजनपद हुआ करते थे। ईसा के 300 वर्ष पहले, ईसा के जन्म के 300 वर्ष पहले पैन इंडिया या इंपेरियर का शासनकाल शुरू हो गया था, और इसमें सबसे पहला शासन हर्यक वंश से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला शासक हर्यक वंश से स्टार्ट हुआ था। यह कहा जाता है कि हर्यक वंश को भारत के सबसे पहले शासकों में गिना गया था। उसके बाद प्रमुख रूप से मौर्य शासन शुरू हुआ, जो मौर्य शासन जो काफी लंबे समय तक चला और पूरे भारत को एकत्रित करने वाला या अखंड भारत का निर्माण मौर्य शासक के द्वारा किया गया। और यह ईसा के जन्म के 300 शताब्दी
300 वर्ष पहले की बात है। उसके बाद ईसा के जन्म के बाद की अगर बात करते हैं तो करीब 700 वर्ष के बाद, 700 वर्ष के बाद, ईसा के जन्म के 700 वर्षों के बाद छोटे छोटे राजाओं का उदय होना शुरू हो गया। छोटे छोटे राजाओं के द्वारा भारत में शासन किया जाना शुरू हो गया। इंपेरियर का शासनकाल आने लगा। क्या कह सकते हो कि राजाओं के उदय होने के कारण राजाओं का शासन अब धीरे धीरे पूरे भारत में होने लगा था। द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम बोल रहा है इतने समय अवधि के कारण, जो हम लोगों ने फिगर 5.1 में देखा कि हमारी जो समय है वह भारतीय उपमहाद्वीप है, वह कई राजवंश को उत्थान भी उन्होंने देखा है और कई राजवंशों का पतन भी हम लोगों ने देखा है, और उसे डिटेल में पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसी टाइम में जिसमें 5.1 जो टाइम टेबल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जन और कुल से हमारे जो संस्कृति स्टार्ट हुई, यानी या कह सकते हो कि करीब ईसा के जन्म के 2000 वर्ष पहले जहाँ छोटे छोटे गांव का उदय हुआ था, छोटे छोटे सिविलाइजेशन का उदय हुआ था, जन और कुल की मान्यता चल रही थी। धीरे धीरे वो उनका पतन हुआ और बड़े राजाओं का समय पीरियड चला, जिसमें हर्यक वंश और मौर्य वंश शासनकाल आए। उसके बाद उन राजाओं का भी पतन हुआ और फिर साउथ इंडिया में क्या कह सकते हो कि पूरे इंडिया भारत में छोटे छोटे राजाओं का भी शासन चला, जो छोटे छोटे एरिया पर लगातार शासन किया करते थे। समय समय पर इनका उत्थान हुआ और फिर कुछ वर्षों के बाद उनका पतन हुआ। दूसरे राजाओं के द्वारा, दूसरे इंपीरियर के द्वारा उन पर हमला किया गया और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इसी यही बात कहा गया कि हम लोगों ने कई डायनेस्टी को पावर देखा, रीजनल पावर देखा, क्षेत्रीय शासकों को हम लोग देखा, उसके बढ़ते उन्हें उठते हुए देखा और साथ ही साथ उनके पतन को भी हम लोगों ने देखा है। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में या इस चैप्टर में हम लोग उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व उदाहरणों के माध्यम से इन काल के राजाओं और समाज की व्यापक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग यह देखेंगे कि कैसे स्टेट और सोसाइटी का उदय हुआ था, स्टेट में और सोसाइटी का उदय हुआ था, कैसे छोटे छोटे राज्य बने और कैसे उनके अंदर सोसाइटी का उदय हुआ। इसके बारे में हम अच्छी तरह से इसके बारे में देखेंगे। यहाँ बात हो रहा है अंडरस्टैंडिंग एर्लियर इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी, किस तरह से इंडियन स्टेट और सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, उनके बीच में किस तरह से प्रारंभिक सभ्यताएं जो हुई थी, भारत के प्रारंभिक भारतीय राज्य हुए थे, उन्होंने कैसे समाज बनाना शुरू किया, समाज की अवधारणा उनके बीच आई। Whenever a large group of people live together, जब कोई बड़े संगठन में, बड़े ग्रुप में लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, कह सकते हैं कि जब कोई बड़े समूह में लोग रहना शुरू कर देते हैं तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्टेन रूल का होना जरूरी होता है। मेंटेन लॉ ऑर्डर और हार्मोनी, यानी कि सद्भावना बनाने के लिए कुछ नियमों का होना काफी आवश्यक होता है। ये नियम सद्भावना भी बनाते हैं और साथ ही साथ ब्लाइंड द डिफरेंट सोशल ग्रुप इनटू द यूनिफिल्ड होल्स। ये जो नियम होते हैं जो समाज के द्वारा बनाई जाती हैं, ये सामूहिक समूह को एकीकृत करने का काम करती है, बाइंड करने का काम करती है, यानी कि सभी समूह को जोड़ने का काम करती है। नियमों के आधार पर चलने से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे समाज में नियम नहीं रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति फ्रीली काम करेगा, जो किसी भी समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नियमों के होने से सभी व्यक्तियों के कुछ लिमिटेशन दिए जाते हैं, सभी के पावर को कुछ लिमिट किया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति किसी तरह से गलत प्रयोग न करे, गलत चीज़ों का उपयोग न करे और समाज को दूषित न करे, समाज में किसी प्रकार की बुराइयों को फैलने से रोके। जिस बोल रहा है कि जब नियमों को बनाए जाते हैं तो ये नियम समाज को बांधने का काम करते हैं। बाइंड डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप जो होते हैं, अलग अलग जो संगठन होते हैं, अलग अलग जो सोच के लोग होते हैं, उन सभी को बांधने का काम करते हैं। फॉर्म द सिस्टम दैट हेल्प द ऑर्गेन एंड द गवर्न पीपुल, और ये इससे एक प्रणाली बनती है जो लोगों को ऑर्गेनाइज करती है, लोगों को संगठित करती है। बोल रहे हैं फॉर एर्लियर टाइम, यानी कि प्राचीन समाज की अगर हम बात करते हैं, जो प्राचीन सोसाइटी थी, इंडिया की जो प्राचीन सोसाइटी थी जिनका धीरे धीरे उदय हुआ था, उन सोसाइटी में कुछ बेसिक सिस्टम, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। मतलब उन कह सकते हो कि उनकी कुछ
रीति रिवाज हुआ करते थे। प्राचीन काल में ही भारतीय समाज में कुछ रीति रिवाज हुआ करते थे, कुछ परंपराएं हुआ करती थी, कुछ ट्रेडिशन हुआ करते थे और लोग उन्हें फॉलो करते थे। लोगों ने उन परंपराओं का विकास किया था और उन परंपराओं को, उन प्रथाओं को विकसित करने का एक ही महत्व था कि लोगों के बीच अच्छी तरह से समन्वय बना हुआ रहे, लोगों के बीच सद्भावना बनी रहे। कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में आने के बाद, समाज में रहने के बाद समाज के नियमों से चले, जिससे सुचारू रूप से संगठन को या सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके, सामाजिक का डेवलपमेंट किया जा सके। इस प्रणाली में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या होता था, कैसे होता था। इस प्रणाली के में का अध्ययन करने से पहले जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके पहले हमें कुछ और बातों को भी देखना जरूरी होती है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती हैं कि जिस प्रणाली की हम बात करने वाले हैं, जिस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं, कि एक समाज में एक डिफरेंट प्रथाएं रहती थी, प्रथाओं का प्रचलन चलता था, कुछ रीति रिवाज होते थे, कुछ नियम कानून बनते थे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम नियमों और कानूनों को तो मानते हैं, लेकिन बात ये होती है कि हम नियमों और कानून को मानते हैं, क्यों मानते हैं, और आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मजबूरन नियमों कानून को माननी पड़ती है। या कह सकते हो कि आखिर समाज होता क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, समाज आखिर होता क्या है, और हम क्यों समाज में रहने के लिए सामाजिक नियमों को मानते हैं। बात करते हैं तो समाज की, तो समाज जो है वो एक किसी ऐसे व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को सामाजिक बंधनों के साथ समाज में जोड़ता है। मतलब आप कह सकते हो इसे कि जो एक ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली के रूप में जोड़ा जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल ना होकर के, अकेले ना होकर के समाज में जब वो रहता है तो सामाजिक नियमों के साथ जुड़ा होता है। और ये सामाजिक नियम वो अपने आइडियाज़ को वो शेयर करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं, बात रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये समाज हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं, और कभी कभी हम दूसरों की मदद करते हैं। तो ये सारे सिस्टम ही एक साथ मिल करके एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। अब बात होता है कि समाज आखिर कैसे बनता है। तो समाज बनता है स्ट्रक्चर यूनिट से। स्ट्रक्चर यूनिट का अर्थ हो गया कि हम जो होते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं, तो कैसे फैमिली और द हाउस होल्ड, यानी कि परिवार की सहायता से, परिवार के रूप में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी बातों को साझा करते हैं, एक लाइफ, हाउस होल्ड लाइफ जीते हैं, फैमिली और हाउस होल्ड लाइफ यानी कि गृहस्थ जीवन जीते हैं। और साथ ही साथ संरचनात्मक इकाइयाँ जैसे विवाह जैसी संस्थानें और रीति रिवाज भी इसमें शामिल होते हैं। मैरिज एंड द कस्टम दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, और ये सब मिल करके एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो हमें इंडिविजुअल टू सोशल लाइफ, यानी कि जो अकेलेपन से हटा करके हमें एज ए सोशल लाइफ, यानी कि हमें सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई व्यक्ति अकेले पूरे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसे सर्वाइव करने के लिए उसे फैमिली की ज़रूरत होती है, उसे अपने साथ साथ कुछ फैमिली रिलेशन की ज़रूरत होती है, कुछ मैरिज की ज़रूरत होती है, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं जिन्हें वो पालन करना पड़ता है। और अगर वो इन सब को पालन करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो एक समाज से जुड़े हुए एक सामाजिक व्यक्ति हैं। और समाज से जुड़ने के बाद ही हम अपने लाइफ को आसानी से जी सकते हैं। समाज में रहने के बाद, समाज के नियमों को मानने के बाद हम आगे के जीवन को आसानी से बिता सकते हैं या जी सकते हैं। इसलिए समाज हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर समाज होता है तो समाज में कौन से नियम और कानून अपनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज जिस जगह पर रहते हैं, पुराने ज़माने के अनुसार जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो जिस जगह के अनुसार वहाँ के कल्चर कह सकते हो, यहाँ के लैंडफॉर्म के अनुसार, वहाँ की भूआकृति के अनुसार पर हमारे कस्टम्स भी बदलते चले जाते हैं, हमारी प्रथाएं भी बदलती चला जाती है। जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ के जिस तरह के सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, उसी के अनुसार उनके रीति रिवाज और कानून भी बदलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज जो होता है मुख्य रूप से औपचारिक कानून पर नहीं, फॉर्मल लॉ पर काम नहीं करता है, बल्कि वह रेगुलेटेड बाय कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, वह कस्टम और प्रैक्टिसेस पर रेगुलेट करता है, या कह सकते हो कि रीति रिवाज और प्रथाओं पर काम करता है।
जब हम समाज के साथ जुड़े होते हैं तो समाज में होने वाले नियमों को, समाज को हमें फॉलो करना होता है, सामाजिक बातों को हमें फॉलो करना होता है। हम इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज एन स्टेट। व्हाट इज अ स्टेट, राज्य क्या होता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि राज्य वो चीज होती है जो शासन और लोकतंत्र के विषय में बताता है, शासन और लोकतंत्र के विषय में बताता है। या कह सकते हो कि राज्य का अर्थ नियमों और कानून पर आधारित एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था से है। नियमों और कानून पर आधारित एक संगठित सिस्टम बेस्ड रूल एंड लॉ, नियमों और कानून पर आधारित एक संगठित राज्य व्यवस्था से है। एक संगठित राज्य व्यवस्था से राज्य बनता है। राज्य यानी कि जहां पर नियम और कानून बनाए जाते हैं और उसे सुचारू तरीके से, संगठित तरीके से वहां के लोग, उस एरिया के लोग, वहां के लोग उन नियमों को पालन करते हैं। इसे हम एक तरह से स्टेट या राज्य कह सकते हैं। राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के अंदर में कुछ मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि जो वो गवर्नेंस का काम करते हैं, जो शासन व्यवस्था का काम करते हैं, शासन करवाते हैं। साथ ही साथ कुछ कानून व्यवस्थाएं भी होती हैं, कुछ वेल डिफाइंड रूल और ड्यूटीज होती हैं, राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, जिसका पालन लोगों का करना होता है। और यह काम कराने के लिए एक गवर्नेंस बॉडी होती है जो लोगों के लिए नियमों को बनाती है। इनमें शासकों तथा प्रजाओं को सुस्पष्ट अधिकार और कर्तव्य, शासन तंत्र और कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थानों को भी बनाया जाता है, संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। लोगों के लिए, जनता के लिए वैसी संस्थानों को भी शामिल किया जाता है जो जनता के लिए नियम और कानून बनाते हैं, जनता के लिए नियम और कानून बनाते हैं, ताकि राज्य के लोग, वहाँ पे रहने वाले, उस स्पेसिफिक जगह में रहने वाले लोग किसी तरह से नियमों का उल्लंघन करके गलत तरीके से लोगों को, कह सकते हो कि लोगों को मैनिपुलेट ना करे, गलत तरीके से लोगों को परेशान न करे। और इसके लिए हमें एक राज्य चाहिए, और राज्य तभी बनता है जब वहाँ पर एक पूरी तरह से एक गवर्नमेंट बनाया जाए, और वो गवर्नमेंट अपने गवर्नेंस यानी कि नियमों और कानून के तहत वो गवर्नेंस करे, उस जगह पर शासन करे। But from the historical perspective, such political sector developed gradually and society become the larger and the more complex. बट पहले के टाइम में हमने जब हिस्ट्री को अपने पहले जब पढ़ा था तो उस टाइम में पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, और कम पॉपुलेशन में जो राज्य व्यवस्था थी या जो नियम और कानून बनते थे वो भी बड़े सुचारू रूप से चलते आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते चला गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते चला गया, फॉर बिकम लार्जर, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे नियमों को बनाया गया, पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप किया गया, जैसे जैसे सोसाइटी का भी उदय हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ते चला गया, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम थे वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए, मतलब और भी ज़्यादा जटिल होते चले गए। जैसे जैसे सोसाइटी में अलग अलग सोसाइटी के लोग आने लगे, अलग अलग प्रथाओं को मानने वाले लोग आने लगे, अपने रिचुअल, अपने कस्टम को फॉलो करने, अपने कास्ट के लिए आने लगे, अपने रिलीजन के प्रति ज़्यादा तरीके से ध्यान देने वाले लोग आ गए। तो उनके कारण से समाज में नियमों को बनाना, या फिर कह सकते हो कि नियमों के बनाने के साथ साथ सोसाइटी को चलाना और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चला गया, और भी ज़्यादा कठिन होते चला गया। है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि एशियन टाइम में, हिस्टोरिकल टाइम में जो हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें राज्य और नियम वगैरह बिल्कुल अलग तरीके से बनते थे। लेकिन जैसे जैसे इनका विकास हुआ, जैसे जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी का विकास हुआ, रिलीजन का विकास हुआ, कास्ट का विकास हुआ, हमने ये देखा कि जो सत्ता में जो भागीदारी थी, राजनीतिक जो सत्ता थी, उनमें अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, अलग अलग तरीके से ये काम करना शुरू कर दिए थे। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। वैदिक सभ्यता में गवर्नेंट बॉडी किसी दूसरे तरह काम करती थी। फिर जब किंगशिप आया, इंपेरियर का युग आया, तो उस समय वैदिक गवर्नमेंट बॉडी किसी अन्य तरीके से काम की। आज मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के दुनिया में भी राजनीतिक जो है वो उनका डेवलपमेंट भी बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। जो वैदिक और एशियन की अगर बात करते हैं तो उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग सिस्टम से हमने एक नए गवर्नमेंट को देखा है। अब इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं वैदिक पीरियड से किस तरह से हमारे यहाँ राज्य और समाज का विकास हुआ था। वैदिक पीरियड में किस तरह से धीरे धीरे हमारे यहाँ लोगों का
जैसे पुराने ज़माने में जो गैदरर्स हुए थे, हंटर्स हुआ करते थे, उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया। सेटलमेंट के बाद वो लोग धीरे धीरे सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया। उसके बाद स्टेट और सोसाइटी का विकास कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के जो वेद हैं, भारत में जो वेद मिले गए हैं, अर्थवेद, सामवेद, कुल प्रकार 4 प्रकार के वेद हैं। अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये 4 वेदों को अगर हम मानते हैं कि भारत के प्रारंभिक स्रोत के रूप में इन्हें जगह दिया गया है, क्योंकि इससे पहले को जो स्रोत मिले हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, हम कह सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वेद जो है, भारत के जो वेद हैं वो भारत की सबसे पुरानी साहित्यिक स्रोत के रूप में आते हैं। और साहित्यिक नहीं बल्कि वो लिखित स्रोत भी हैं। स्पेशली लिखित स्रोत इसलिए हैं क्योंकि इनके पहले जो स्क्रिप्ट यूज की गई थी हड़प्पा सभ्यता में और या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, उन्हें अभी तक डिसेफर्ड नहीं किया गया, उसको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन वैदिक समय में जो स्रोत लिखे गए, वैदिक समय में जो किताबें लिखी गई या जो स्रोत से लिखे गए, जो हमें प्रूफ मिले हैं, जो वेद मिले हैं, उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है, उन्हें आसानी से डिसेफर्ड कर दिया गया। लेकिन हड़प्पा की संस्कृति में लिखे गए साक्ष्यों को डिसेफर नहीं किया जा सका है। इसीलिए हम लोगों ने माना है कि जिसे हम आज वैदिक साहित्य के रूप में जानते हैं, वह लिखित रूप में आने से पहले कई शताब्दियों तक ओरल उनका यूज किया जाता था। अब इसमें अलग अलग मतभेद है। कहा जाता है कि हम लोग जिसे वैदिक को या वैदिक साहित्य जो हमें मिले हैं, वैदिक साहित्य मतलब वो वेद जो हमें 4 प्रमुख वेद मिले हैं, भारत की सबसे पुरानी लिखित साक्ष्य जो मिले हैं, उन्हें बहुत लंबे समय तक इसे ओरल सोर्स माना गया, यानी कि बोल करके परंपरागत अनुसार, यानी कि बोल करके पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें एक ट्रेडिशन से दूसरे ट्रेडिशन में इसे पार किया गया। और जब लिखने की कला का विकास हुआ तो इसे वापस इन्हें रिटेन कर दिया गया, इसे रिटेन डाउन कर दिया गया। इसके पहले ये सभी ओरल सोर्स थे, इन्हें बोल करके गाई जाने वाली थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है सोमवेद। सोमवेद में बहुत सारी ऐसी श्लोक हैं जो बोली और गाए जाने वाली श्लोकें हैं। इसी के आधार पर हम लोग मानते हैं कि हमारे जो वेद थे वो स्टार्टिंग में ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में इन्हें सभी को रिटेन किया गया, रिटेन रिकॉर्ड की तरफ से डाला गया, रिटेन डाउन किया गया, लिखा गया। हमने इतिहासकारों के बीच भी इसमें बहस को देखा है, यानी कि अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो इसके बारे में अलग अलग बातें भी बोलते हैं। ऋग्वेद की स्पेशल अगर बात करते हैं, ऋग्वेद की ही, तो भारत की जो ऋग्वेद है इसको डिबेटेड, इस पे सबसे बड़ी डिबेट यह है कि इसके प्रॉपर एस्टिमेट रैगिंग टाइम के बारे में किसी को नहीं पता है कि यह किस समय लिखा गया है। बस एक अंदाज से हम कह सकते हैं कि ये करीब करीब 5वीं शताब्दी, यानी कि अभी से 5000 वर्ष पूर्व, अभी से 5000 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा के जन्म के दूसरी सहस्त्राब्दी, यानी कि ईसा के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व, जन्म के 2000 वर्ष पूर्व के आसपास में ऋग्वेद की रचना की गई थी। यह एक अनुमान से बताया गया, इसका कोई लिखित या प्रूफ, कोई विशेष डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। बस हम अनुमान से बता सकते हैं कि इतना से इतना के बीच में इन वेदों की रचना की गई थी। हमने पहले भी पढ़ा है कि ऋग्वेद की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण वेस्टर्न, यानी कि उत्तर पश्चिम पार्ट में हुई है, उत्तरी पश्चिम पार्ट में हुई है, जहां पर सिंधु सरस्वती का उदय हुआ था। जहां पर जो हम कह सकते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम पार्ट में हुई थी, जहां पर सिंधु सभ्यता का उदय हुआ था। सिंधु सभ्यता का उदय हुआ था, वहां पे सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ था, या फली थी। और साथ ही साथ यह भी हम लोगों ने देखा है कि ऋग्वेद और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में जो लोग रहा करते थे वो तांबे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, वो तांबे के बारे में या कॉपर से अच्छी तरह से परिचित थे। वैदिक ग्रंथों का जो उपयोग होता है उसका उपयोग हिस्टोरिकन, जो इतिहासकार होते हैं, इन जो इतिहासकार या जो अन्य विद्वान होते हैं वो वैदिक ग्रंथों का उपयोग करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उससे वो यह देखने की कोशिश करते हैं कि इन वैदिक ग्रंथों को किस परिस्थिति में लिखा गया था। देखिए, किसी भी समय की अगर बात करते हैं तो वहाँ के जो राइटर्स होते हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ही
किसी भी चीज़ को लिखते हैं, किसी भी चीज़ को सजाते हैं, जितने नोवेल्स वगैरह होते हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों से जो राइटर्स गुजरते हैं या जो चीज़ें उन्हें देखते हैं अपनी कल्पना शक्ति से, उन बातों को जो राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं। तो उसी आधार पर हमारे जो हिस्टोरिकन है, जो इतिहासकार है, वह यह मानते थे कि इन वैदिक ग्रंथों का जो लिखा गया था, इन वैदिक ग्रंथों को जो लिखा गया था वो उस टाइम की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर लिखा गया होगा। इसीलिए हमारे इतिहासकार और विद्वान इन वैदिक ग्रंथों पर डिटेल एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। वो उन्हें इन वैदिक ग्रंथों को अच्छी तरह से देखते हैं, उन्हें उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हुई थी, किन स्थितियों के बारे में उसमें कौन कौन सी बातें वर्णित की गई हैं, कौन कौन सी बातें इन ग्रंथों में लिखी गई है, उस ग्रंथों के समय में कौन कौन सी प्रथाएं चलती थी, कौन कौन से रिचुअल्स चलते थे, कौन कौन सी मान्यताएं हुआ करती थी, ये सारी बातें उन ग्रंथों में लिखी गई थी। इसीलिए हमारे जो इतिहासकार हैं उन ग्रंथों को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस द earliest section of the ऋग्वेद were composed is region is known as the सप्त सैंधव। बोल रहा है कि जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है ऋग्वेद की, जो सप्त सैंधव प्रदेश में रची गई थी। सप्त सैंधव यानी कि वैसे एरिया जहाँ जो 7 नदियों का देश है, 7 नदियों का देश है, उन क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना की गई थी। क्योंकि इन 7 नदियों का जिक्र उसमें मिला होगा, 5 सहायक नदियों का उसमें जिक्र दिया गया है, ऋग्वेद में उनका वर्णन किया गया है। इसीलिए इसी अंदाज से हमें यह कर सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना उन सप्त सैंधव प्रदेश में की गई थी, जहाँ पर नदियों का संगम था, नदियाँ मिलती थी, नदियाँ वहाँ पर से बहती थी। इंक्लूडिंग द इंडस रिवर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती, जहाँ पर इंडस रिवर, सिंधु रिवर और उसके साथ साथ उसकी 5 सहायक नदियों के साथ साथ सरस्वती नदी की भी बात उसमें कही गई है। और ये सभी की बातें जब हमने वेदों में देखा है तो हमारे अंदाजा लग सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश में इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ तक कि सप्त सैंधव जो वर्ड है वो भी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। Vedic texts are also the study to gain the insight into the lives in the people। वैदिक टेक्स्ट यह भी बताते हैं कि इन ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह यह भी बताते हैं कि उस समय की सामाजिक संरचनाएं कैसी हुआ करती थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा हुआ था, राजनीतिक व्यवस्था उस समय कैसी हुआ करती थी, इकोनॉमिक परस्यूट्स कैसे हुआ करते थे, अर्थात कि आर्थिक गतिविधियां उस टाइम कैसी हुई थी, और कैसे लोग धर्मों का पालन करते थे, धर्म की प्रथाएं जो थी, धार्मिक प्रथाएं थी, इन सारी चीज़ों का वर्णन वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से हमें ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती है और यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय में वैस तरह उतनी तरह से हम प्रथाओं को मानते थे और उन प्रथाओं को उन ग्रंथों में लिखा गया है। एज वन ऑफ द earliest texts and the given the continuity the cultural practices, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ में से एक होने की संस्कृत प्रथाओं को नियंत्रितता को देखते हुए वैदिक ग्रंथों को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का आधार मानता है। यह हम कह सकते हो कि जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें बहुत सारी बातें आज भी हमारे समाज से जुड़ी हुई है। पूजा करने का सिस्टम, पूजा का प्रावधान, रीति रिवाज, ये सारी बातें आज भी हम लोग अपने ट्रेडिशन में देखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने या कह सकते हो कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति इन वैदिक ग्रंथों के आधार पर ही है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो परंपराओं का आधार है, ये वैदिक ग्रंथ हमारी परंपराओं का आधार है। फाउंडेशन टू द इंडियन कल्चर, यानी कि इंडियन जो कल्चर है, इंडिया के जो कल्चर है, उसके फाउंडेशन है ये वैदिक टेक्स्ट। क्योंकि आज भी हम इन वैदिक टेक्सों के अनुसार पूजा पाठ और अन्य कर्म कांड करते हैं। हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि वैदिक जो सोसाइटी थी वह जन और कुल्स के आधार पर बटी हुई थी। जन या छोटे हुए जो गांव होते थे, सबसे छोटे समूह को जन और कुल कहा जाता था। सबसे छोटे समूह को नेतृत्व को जन या कुल के रूप में जाना जाता था। यह उस संगठित जो सिविलाइजेशन के जो छोटे रूप थे उन्हें जन या कुल कहा जाता है। ये जन और जो कुल में जो लोग रहते थे वो आपस में रिश्तेदारी बंधन से जुड़े थे। पीपुल बॉन्ड बाय द किंगशिप टाइड, यानी कि पैतृक संबंध से, एक ही
प्रकृति के रूप में, यानी कि एक ही पूर्वज के रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और अकेले ऋग्वेद में की बात करते हैं तो ऋग्वेद में ऐसे 30 जनों की का उल्लेख किया गया है, और जिसमें से 5 यहाँ दिए गए हैं। ऋग्वेद में 30 जनों का उल्लेख किया गया है और का आधार दिया गया है कि ये सभी 30 जन आपस में एक किंगशिप टाई, यानी कि एक पूर्वज के आधार पर, जिन सभी के पूर्वज एक हैं, उनके आधार पर आपस में जुड़े हुए थे। और उनमें से 5 का यहाँ पर नाम दिया गया है: यदु, तुर्वसु, पुरु, अनु, दृह्यु। ये सभी प्रमुख 5 पंच जातियां कहलाती थी, कलेक्टिव नोन एज द पंचजाना या 5 पीपुल्स, 5 जातियों के बारे में वर्णन किया गया है ऋग्वेद में कि ये सभी प्रमुख 5 जातियां हुआ करती थी ऋग्वेद में। लेट्स रिकॉल में यहाँ बताया गया है कि हम पहले ही इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले के पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भारत जो नाम दिया गया है भारत, वो सबसे पहले ऋग्वेद में ही वर्णित किया गया है। भारत को ऋग्वेद में वर्णित किया गया है और इसके लिए भारत जन का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। भारत जन यानी कि राजा भरत के फैमिली, राजा भरत के वंशज के रूप में एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों को भारत जन कहा गया और बाद में यही भरत जन भारत देश बनकर के उभरा है। During this period, the Raja functioned primary and the chain chief who lead the group of the warfare। बोल रहा है इस काल में, यानी कि वैदिक सभ्यता की अगर बात करते हो तो वैदिक सभ्यता में जो राजा हुआ करते थे वो मुख्य रूप से कुल प्रमुख के रूप में काम करते थे। कुल प्रमुख के रूप में, यानी कि एक जो जगह हुआ उस जगह के कुल हेड के रूप में वहाँ काम करते थे। एक पार्टिकुलर एरिया के हेड के रूप में काम करते थे, कुल प्रमुख के रूप में काम करते थे, जिसका काम युद्ध में समूह का नेतृत्व करना, ग्रुप ऑफ वारफेयर्स, युद्ध में समूह का नेतृत्व करना होता था और साथ ही साथ अपने सदस्यों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होता था। वैदिक ग्रंथ में विशेष रूप में ऋग्वेद और अर्थवेद में 3 सभाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभा, समिति और विधाता का वर्णन है। ऋग्वेद और अर्थवेद में 3 स्पेशल सभाओं का वर्णन किया गया, जिसमें सभा, समिति और विधाता का वर्णन भी दिया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि राजा का पहले सिस्टम कैसे चलता था। तो पुराने जमाने में जब राजा का सिस्टम नहीं हुआ करता था, वैदिक सभ्यता के समय में राजा का सिस्टम नहीं हुआ करता था, ग्रुप के लोग, कम्युनिटी के लोग, सोसाइटी के लोग आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति को वह पावर देते थे कि वह लोगों की रक्षा करे, लोगों के रक्षा या समाज में कुछ नियमों को अगर जरूरत पड़े बदलने के लिए तो उस के बारे में सजेशन दे और उनके आधार पर उस पूरे एरिया में शासन किया जाता था। धीरे धीरे बाद में यही व्यक्ति जिसे अलग निकाला जाता था, उसने अपने पावर का उपयोग करके दूसरे एरिया पर अटैक किया और अटैक करने के बाद अलग अलग एरिया को आपस में मिलाना शुरू किया, जिससे राजाओं को किसी स्पेसिफिक जो एरिया हुआ करता था, स्पेशल जो जन हुआ करते थे, उनकी ताकत को बढ़ने लगी और बढ़ने के कारण बाद में उसमें राजा का कॉन्सेप्ट आने लगा। बाद में राजा बनने लगे जो एक पार्टिकुलर एरिया को पर रूल करते थे या उनके द्वारा गवर्नन किया जाता था। अब किसी एरिया में अगर किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर मिल जाता था तो वह स्वयं को राजा घोषित कर दिया जाता था, स्वयं के द्वारा राजा घोषित कर दिया जाता था। यह धीरे धीरे बाद में ऐसे डेवलपमेंट शुरू हो गया, लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा वहाँ पर सिर्फ वहाँ कुल प्रमुख के रूप में बनाए जाते थे, जिनका काम युद्ध में सेना का नेतृत्व करना और साथ ही साथ अपने लोगों की सुरक्षा करना था। लेकिन बाद में यही सिस्टम आगे चल के बदल दिया गया और लोग राजा की सेवा करना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं प्रमुख असेंबली का, जिसका वर्णन वैदिक पीरियड में किया गया है, ऋग्वेद और यजुर्वेद में किया गया है। तो सबसे पहली बात आती है सभा। सभा क्या होती थी? तो एक छोटी सी बॉडी जिसका काम न्याय करना, न्यायिक कार्यों को करता था, जुडिशियल फंक्शन को सर्कुलेट करता था, या कह सकते हो कि एक छोटी सी बॉडी, प्रिमिटिव लोगों का एक समूह जो न्यायिक कार्यों को करता था, लोगों को न्याय दिलाने का काम करता था। समिति की बात करते हैं तो नीतिगत निर्णयों और राजनीतिक मामलों पर केंद्रित था, या कह सकते हो कि यह निर्णय लेते थे, नियम वगैरह बनाते थे और राजनीतिक मामलों, पॉलिटिकल डिसीजन लिया करते थे। पॉलिटिकल डिसीजन में
लिया करते थे। पॉलिसीज बनाना और पॉलिटिकल डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना और पॉलिटिकल डिसीजन लेना, यह काम समिति का हुआ करता था। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आगे भविष्य में इन एग्ज़ाम, किसी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अगर विधाता की बात करते हैं तो समुदाय जनास या सदस्यों के द्वारा आयोजित एक लोकप्रिय सभ्यता थी। विधाता में एक लोकप्रिय सभ्यता थी जिसकी शुरुआत किसी युद्ध या कोई अन्य राजनीतिक मामलों की चर्चा के लिए किया जाता था। और कई जगहों पर यह भी वर्णन किया गया है कि विधाता में मेल और फीमेल दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होती थी, या कह सकते हो कि विधाता में पुरुष और महिला दोनों की मिलकर भागीदारी होती थी विधाता में। लेकिन सभा और समिति में ऐसा कोई वर्णन नहीं दिया गया है। सभा की बात करते हैं तो यह चुनिंदा अभिजात लोगों के द्वारा किया जाता था। कुछ वर्ग के लोग मिल करके सभा का निर्माण करते थे। इनकी ग्रुप काफ़ी छोटी होती थी और ये न्यायिक कार्यों का पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। समिति की बात करते हैं तो समिति राजनीतिक मामलों पर ज़्यादा डिस्कशन करती थी और नए नए पॉलिसीज़ बनाने, रूल और रेगुलेशन बनाने में ये काम करते थे। और साथ ही साथ व्यापक और जन समुदाय प्रतिनिधित्व भी करते थे। या कह सकते हो कि जो समिति के जो लोग थे वो अपने एरिया के एज ए लीडर, एज ए गवर्नर के रूप में काम करते थे। विधाता का काम एक छोटा सा ग्रुपिंग करना था जिसमें महिला और पुरुष लगभग दोनों का इसमें लोकप्रिय साझेदारी थी। और इस तरह के कार्य युद्ध या अन्य किसी तरह के मेंबर्स या मेले वगैरह के आयोजन में कराने के लिए विधाता का कॉन्सेप्ट आता था। विधाता के लोग यह काम कराते थे।